Welcome to Rizvi's e-learning channel. So class, डिजाइन अगेंस्ट फटीग या फ्लक्चुएटिंग लोड में नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर। स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर को हम के से डिफाइन करते हैं, केटी से, टी एज अ सफिक्स हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो ये होता क्या है? इट इज डिफाइंड एज द लोकलाइजेशन ऑफ हायर स्ट्रेसेस due to irregularities present in the component and abrupt changes of the cross section। अगर हम किसी सरफेस को ले रहे हैं या किसी वर्क पीस को ले रहे हैं, उसमें कुछ इरेगुलर मैनर का सरफेस है वो, या फिर किसी भी कंपोनेंट में कोई भी चेंजेस हमने अचानक से कर दिए उसके क्रॉस सेक्शंस में, तो उसकी वजह से जो स्ट्रेसेस जनरेट होती है उस पर एक स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर्स जो है एक्ट करता है। उस स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर को की जो वैल्यू होती है वो अचानक चेंज करने से चेंज होती है। स्ट्रेस आपका, जैसे मान लिया कि पहले जो आपका वर्क पीस था वो ऐसा था और दोनों तरफ से टेंसाइल नेचर की फोर्स लग रही है, टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप हो रही है, सिग्मा टी। टेंसाइल है इसलिए यहाँ पे सिग्मा टी बोला गया। उसके बाद अचानक से कोई चेंज किया या फिर सरफेस जो है वो इरेगुलर हो गई, उसमें कुछ स्ट्रेसेस जनरेट होने की वजह से इरेगुलरिटीज आ गई, या किसी भी फैक्टर की वजह से, किसी भी प्रॉपर्टीज की वजह से इरेगुलरिटीज आ गई, तो एक तरफ से तो सरफेस क्या है वो टेंसाइल नेचर की है, सिग्मा टी लग रहा है, दूसरे तरफ भी है, लेकिन क्या हो रहा है, सरफेस की जो टेक्सचर था वो चेंज हुआ है, जिसकी वजह से इरेगुलर होने की वजह से स्ट्रेस की जो वैल्यू है वो भी चेंज हुई है। और वो स्ट्रेस की वैल्यू जब चेंज हुई है तो उसकी वजह से कहीं पर मैक्सिमम स्ट्रेस डेवलप हुई है, कहीं पे स्ट्रेस की कम वैल्यू डेवलप हुई है। तो ये चेंजेस आपका दिखा क्या रहा है, स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर यहाँ पर इंड्यूस होगा और इसकी वैल्यू क्या होगी, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एक्चुअल स्ट्रेस नियर डिसकंटिन्यूटी। यहाँ पर जो आपकी वैल्यू है डिसकंटिन्यू सरफेस के पास, जो उसकी हाईएस्ट वैल्यू है स्ट्रेस की, to the nominal stress obtained by the elementary equations for minimum cross section। जहाँ पे क्रॉस सेक्शन थोड़ा है, जहाँ पे कम क्रॉस सेक्शन है, वहां पे जो वैल्यू है स्ट्रेस की या नॉमिनल स्ट्रेस आपका होगा, जहाँ पर वो होगा उनका रेशियो स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर को डिनोट करेगा। दैट मींस सिग्मा मैक्स अपॉन सिग्मा जीरो या फिर टाउ मैक्स अपॉन टाउ जीरो। सिग्मा आपका स्ट्रेस है और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू टू द जो आपकी नॉमिनल वैल्यू है उसका रेशियो ही स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर को डिनोट कर रहा है। दूसरा स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर आता है आपका फटीग की वजह से, जिसे हम फटीग स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर कहते हैं। इसे के एफ से डिनोट करते हैं। इसकी वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम स्ट्रेस इन नॉच्ड स्पेसिमेन टू द स्ट्रेस इन नॉच्ड फ्री स्पेसिमेन। किसी नॉच्ड स्पेसिमेन, नॉच्ड मतलब होता है कि एक तरह से आप उसमें होल आपने डेवलप कर दिया है, तो उस होल डेवलप होने पर जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है स्ट्रेस की टू द जो आपने होल जब डेवलप नहीं किया है, नॉच फ्री है, तब जो स्ट्रेस की वैल्यू रही होगी उनका रेशियो आपका फटीग स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर होता है। और हम इसे कह सकते हैं एंड्योरेंस लिमिट ऑफ अ नॉच्ड फ्री स्पेसिमेन टू द एंड्योरेंस लिमिट ऑफ नॉच्ड स्पेसिमेन। यहाँ पे जो टाउ आपको दिख रहा होगा स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर में, ये क्या है, ये शियर स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू है। टाउ को हम शियर स्ट्रेस बोलते हैं या शियर स्ट्रेस को टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट इज स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर ड्यू टू होल। जब हम किसी वर्क पीस पर कोई होल जनरेट करते हैं अचानक से, चाहे पियर्सिंग करके, चाहे नॉचिंग करके, चाहे ड्रिलिंग करके, या फिर इम्पैक्ट लोडिंग के थ्रू अचानक से ही कोई होल जब डेवलप करते हैं, तो वहां पर कुछ स्ट्रेसेस, क्योंकि सडन इम्पैक्ट हो रहा है या इम्पैक्ट की वजह से या लोडिंग की वजह से या फोर्स की वजह से स्ट्रेस जनरेट होती है, तो वहां पे एक कंसंट्रेशन फैक्टर काम करता है ड्यू टू होल। द स्ट्रेस एट द जॉइंट्स अवे फ्रॉम द होल इज प्रैक्टिकली यूनिफॉर्म एंड मिनिमम स्ट्रेस विल बी इंड्यूस्ड एट द एज ऑफ द होल। जॉइंट से थोड़ा दूरी पर जब होल जहां पे प्रेजेंट होता है वहां पे कुछ यूनिफॉर्म और मैक्सिमम स्ट्रेसेस जनरेट होती हैं या इंड्यूस्ड होती हैं, जो कि एज पर, होल के एज पर वर्क करती है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है सिग्मा मैक्स इज इक्वल टू सिग्मा 1 + 2a अपॉन
बी, और इसको हम कह सकते हैं सिग्मा मैक्स इज इक्वल टू सिग्मा प्लस 2 सिग्मा ए अपॉन बी। ये हो गया आपका स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर, जिसमें कि इतने तरीके के फैक्टर्स आपके एग्जिस्ट करते हैं। सो क्लास, अभी हमने पढ़ा था कि जो स्ट्रेस कॉन्सेंट फैक्टर होता है होल के केसेस में वो क्या होता है, तो उसमें हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा 1 प्लस 2a अपॉन बी। अभी हम ये पढ़ेंगे कि कितने टाइप के होल्स होते हैं और उसमें स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर क्या क्या होता है। तो पहला होल है आपका इलिप्टिकल काइंड ऑफ होल। इलिप्टिकल काइंड ऑफ होल में क्या होता है, एक इलिप्स बना होता है, ये आपका एक वर्कपीस है और हमने उसमें इलिप्स के शेप में एक होल ड्रिल किया है, जिसका जो आपका लेंथ के फॉर्म में 2a लेंथ है और जो विड्थ है वो 2b है। यानी कि जो आप कह सकते हो कि इसमें तो रेडियस जो होगी वो वेरी कर रही होगी, यानी कि एक साइड में 2a और एक साइड में 2b होगी लंबाई चौड़ाई में। तो जो स्ट्रेसेस यहाँ पे एकदम एज पर होल के डेवलप हो रही हैं वो क्या होंगी, KT इज इक्वल टू सिग्मा मैक्स टू सिग्मा 0, जहां पे सिग्मा मैक्सिमम की वैल्यूज आपको दिख रही होंगी और सिग्मा 0 जो आपका नॉमिनल स्ट्रेस है वो है, और इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 प्लस 2a अपॉन बी। अगर यही होल इलेक्ट्रिकल ना हो करके सर्कुलर शेप में होता तो सर्कुलर होल के लिए क्या होगा, रेडियस होती है और रेडियस सेम होती है, वहां पे a और b का कोई फैक्टर एग्जिस्ट नहीं करता, यानी a इज इक्वल टू b होता और हम उसे सिंपली r मान लेते, और उस केस में क्या होता कि 1 प्लस 2 इंटू आर अपॉन आर हो जाता, और ये इसकी वैल्यू क्या आती उस केस में, KT की वैल्यू आ जाती 3। क्यों, क्योंकि r और r कैंसिल हो जाते और 2 प्लस 1 3, KT की वैल्यू सर्कुलर होल के केस में 3 आ जाती। नेक्स्ट है जब आपका होल जो है वो क्रैक्स पैरेलल टू लोड हो रहे हो, यानी कि जब आपने एक वर्कपीस लिया और वहां पे जब लोड लगाया है टेंसाइल नेचर का है, तो टेंसाइल नेचर पे ऊपर नीचे जब आप खिंचाव पड़ रहा है तो क्रैक्स फॉर्मेशन हो जाए, और क्रैक्स फॉर्मेशन होने की वजह से a की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। जब a की वैल्यू 0 हो जाएगी यानी कि यहाँ पर कुछ वैल्यू ही नहीं है, एक क्रैक की क्या ही वैल्यू लेंगे, तो सिग्मा जो KT की वैल्यू आएगी वो सिग्मा मैक्स अपॉन सिग्मा 0 यानी कि 1 वैल्यू आएगी। b यहाँ पे कुछ है ही नहीं, a की वैल्यू 0 है, तो आपका a की वैल्यू 0 होने की वजह से 1 प्लस 2 इंटू 0 यानी कि पूरा कॉम्पोनेंट ही आप b से डिवाइड भी करोगे तो भी वो 0 ही हो जाएगा, यानी कि KT की वैल्यू 1 आ जाएगी। यहाँ पे मैक्सिमम जो स्ट्रेस होगी वो नॉमिनल स्ट्रेस के बराबर ही होगी, दैट्स व्हाई KT इज इक्वल टू 1 लिखेंगे। नेक्स्ट केस आता है क्रैक्स परपेंडिकुलर टू लोड, यानी कि जब लोड आपका इस केस में लग रहा है और जो क्रैक्स है वो परपेंडिकुलर जनरेट हो जाए, यानी लोड से परपेंडिकुलर हो, लोड इस तरफ लग रहा है तो क्रैक्स इस तरफ इस डायरेक्शन में जनरेट हो रहा है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तब KT की वैल्यू क्या होगी, KT की वैल्यू उस केस में सिग्मा मैक्स अपॉन सिग्मा 0 से इनफाइनाइट चली जाएगी। क्यों, क्योंकि आप जब नॉमिनल स्ट्रेस से डिवाइड करोगे तो वो पूरी वैल्यू इनफाइनाइट की तरफ चली जाएगी। यहाँ पे b की वैल्यू 0 है, कोई भी विड्थ ही नहीं है, और b की वैल्यू 0 होने की वजह से ये पूरा टर्म अगर आप देखते हैं तो ये 0 हो गया, और 0 से इसको डिवाइड करेंगे पूरा टर्म इनफाइनाइट में चला जाएगा। उसके बाद आता है सर्कुलर नॉच के केस में क्या होता है। सर्कुलर नॉच के केस में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने वर्कपीस के एज पे एक नॉच डेवलप किया है जो कि r रेडियस का है, जिसकी जो डेप्थ है नॉच की वो है a, और यहाँ पे आपकी फोर्स लग रही है टेंसाइल नेचर की। तो KT यानी कि स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर जो डेवलप होगा वो होगा सिग्मा मैक्स अपॉन 0 से 1 प्लस 2a इंटू r, जो आपकी रेडियस है उसकी वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस 2a अपॉन r, यहाँ पे KT डेवलप होगा। तो ये हो गए डिफरेंट टाइप्स ऑफ होल या डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो शेप्स आपके या जो आपके लोड फॉर्म हो रहा है, जिसकी वजह से जो स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर है वो कैसा आएगा वो हमने यहाँ पे जाना। अब एक क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर का, जहां पे हमें स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर को निकालना है। A loaded semi-infinite flat plate is having an elliptical hole, जहां पे a by b की वैल्यू है 2 in the middle as shown in figure। आप देख सकते हैं कि ये एक वर्कपीस है जिसपे इलिप्टिकल काइंड ऑफ होल डेवलप किया गया है इधर x और y के इसमें रिस्पेक्ट में, और ये जो पूरी डिस्टेंस है वो आपकी a है और
विड्थ जो है वो आपकी b है, यानी कि 2a की वैल्यू कैपिटल A है और b की वैल्यू कैपिटल B है, 2b की वैल्यू कैपिटल B है। फाइंड द स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर एट ईदर x और y, या तो x या तो y के डायरेक्शन में आपको स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर निकालना है। तो हम जानते हैं स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर की वैल्यू इलिप्टिकल के केस में क्या होती है, 1 + 2a अपॉन b, हमने यहाँ पे रखा 1 + 2a अपॉन b। अब या तो x या तो y की डायरेक्शन में निकालना था, तो हम b को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, या y की डायरेक्शन को b को उसमें हम नहीं ले रहे हैं, x के ही डायरेक्शन में ले रहे हैं। तो 1 + 2 × 2, क्यों? क्योंकि a by b की वैल्यू ही आपको दिया हुआ है, a by b की वैल्यू आपको दिया हुआ है 2, तो हमने a by b की वैल्यू यहाँ पे लिखा 2 × 2, और जब हमने इसको किया तो 2 × 4 + 1 5। ये हो गया स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर इन इलिप्टिकल होल के केस में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।